गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिवीजन लेसन पढ़ेंगे जो हमने अप्रैल और मई में स्टार्ट किया था। लेसन नंबर 1 का रिवीजन। लेसन नंबर 1 है आपका प्रबंध। प्रबंध में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रबंध है क्या। बड़ी बड़ी कंपनियों में जो अनेक प्रकार के ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, प्रबंधक होते हैं, वो प्रबंध का कार्य करते हैं। यानी कंपनी को किस तरीके से चलाया जाए, कंपनी में किस प्रकार से जो उत्पादन है उसकी योजना बनाई जाए, ये सारा कार्य जो है वो प्रबंध के अंतर्गत आता है। तो प्रबंध का सबसे पहले हम देखेंगे अर्थ क्या है। प्रबंध का अर्थ है प्रबंध निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, यानी हर कंपनी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कंपनी का निर्माण किया जाता है, तो प्रबंध क्या करता है, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, यानी जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले नियोजन करता है, यानी योजना बनाता है। उसके बाद वो संगठन का निर्माण करता है। संगठन का मतलब होता है जब योजना बना ली जाती है साल भर की कि इस कंपनी साल भर में कितना उत्पादन करेगी, तो उसके अनुसार ये निश्चित किया जाता है कि जितना उत्पादन करना है उसके आधार पर उतने कर्मचारी कंपनी में उपलब्ध हैं या नहीं, ये डिसीजन लेने के लिए संगठन की प्रक्रिया की जाती है। जब संगठन में ये निश्चित हो जाता है कि साल भर का उत्पादन करने के लिए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी और जितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी उतने कर्मचारी हैं, अगर नहीं हैं तो उनकी नियुक्ति करने की आवश्यकता होती है। यानी जितने हैं उनके अलावा जिनकी आवश्यकता पड़ेगी उनको नया नियुक्त करना पड़ेगा, तो नियुक्तिकरण का काम होता है। इसके बाद है निर्देशन। जब सारे लोग नियुक्त कर दिए जाते हैं, कौन सा व्यक्ति कहाँ पर किस कार्य को करेगा, तो फिर जो अधिकारी होते हैं यानी प्रबंधक होते हैं वो आदेश निर्देश देते हैं, यानी निर्देशन का कार्य करते हैं। आदेश निर्देश देने के पश्चात जितने भी कर्मचारी या प्रबंधक हैं वो अपने अपने कामों में संलग्न हो जाते हैं। सभी को अपने काम करने होते हैं। जब कार्य चल रहा होता है तो अधिकारियों के द्वारा नियंत्रण की प्रक्रिया भी की जाती है, ये देखने के लिए कि जिसको जो कार्य सौंपा गया वो उस कार्य को पूरी तरह से प्रॉपर्ली कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये जो प्रबंध है ये एक निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन और नियंत्रण की एक प्रक्रिया है जो हर साल इसी तरह से चलती रहती है। अब देखेंगे इसमें कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताएं क्या हैं, ये अन्य लोगों से कार्य करवाते हैं, यानी जो प्रबंधक होते हैं वो प्रबंधक स्वयं कार्य नहीं करते बल्कि अपनी अधीनस्थों से कार्य करवाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये अन्य लोगों से कार्य करवाने की प्रक्रिया है। इसके बाद हम देखते हैं पूर्व निर्धारित उद्देश्य। किसी न किसी चीज का जब कोई प्रबंध किया जा रहा है तो उसका प्रबंध करने के लिए उसका कोई ना कोई उद्देश्य है, इसी कारण उस चीज का प्रबंध किया जा रहा है। फिर ये है आपके औपचारिक समूहों में। आपको औपचारिक और अनौपचारिक का अर्थ मैं आपको बताऊं कि औपचारिक का मतलब होता है अधिकारी अधीनस्थ वाला जो रिलेशन है, कि एक व्यक्ति उसका अधिकारी है और एक व्यक्ति उसका अधीनस्थ है, यानी उसके नीचे काम करने वाला व्यक्ति है। अगर उनमें वो रिलेशन है तो वो जो रिलेशन होता है ये औपचारिक रिलेशन कहलाता है। लेकिन अगर कोई अधिकारी और उसका अधीनस्थ कहीं और पार्टी वगैरह में जाते हैं और वो एज ए फ्रेंड यानी दोस्त की तरह से आपस में जो है बिहेव करते हैं, बातें करते हैं, तो वो जो रिलेशन होगा वो अनौपचारिक रिलेशन होगा। हालांकि दोनों अधिकारी और कर्मचारी हैं लेकिन फिर भी उस समय जो उनका रिलेशन है वो अनौपचारिक रिलेशन है। तो जो आपके प्रबंध के कार्य होते हैं उनमें क्योंकि जो रिलेशन होता है, जो उनका संबंध होता है वो अधिकारी अधीनस्थ का संबंध होता है, इसलिए ये जो कार्य है ये औपचारिक समूहों में पूरा किया जाता है। इसके बाद मानवीय कार्य है। अब नेचुरल है, जो काम करने की जिम्मेदारी है वो मानवीय संसाधन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। तो ये मानवीय कार्य है क्योंकि भौतिक संसाधनों को संचालित करने का कार्य या भौतिक संसाधनों को काम में लेकर के उद्देश्य को पूरा करने का कार्य जो है वो मानवीय संसाधन द्वारा ही किया जाता है, इसलिए ये मानवीय कार्य है। इसके बाद है चुनौतीपूर्ण कार्य। चुनौतीपूर्ण कार्य क्यों है, क्योंकि जो प्रबंधक होते हैं वो स्वयं कार्य नहीं करते बल्कि दूसरों से कार्य करवाते हैं। तो जब दूसरों से कार्य करवाते हैं तो वो एक चुनौती भरा कार्य होता है कि वो जो चाहते हैं, अधिकारी जो चाहते हैं, जो उनके अधीनस्थ हैं, उस कार्य को वो उसी तरीके से पूरा करें। इसके बाद है सृजनात्मक कार्य। अब सृजनात्मक कार्य का मतलब होता है हर कार्य को करने का जो एक नया नया तरीका खोजा जाता है, यानी किसी भी कार्य को किस तरीके से और अच्छे से अच्छा किया जाए, तो इसलिए ये कार्य एक सृजनात्मक कार्य है। फिर इसके बाद हम देखते हैं सिद्धांतोपधारक। जैसे
साइंस में कोई भी कार्य करने के लिए, विज्ञान में कोई भी कार्य करने के लिए निश्चित नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से प्रबंध में भी प्रबंध का कार्य करने के लिए जो प्रबंधक होते हैं वो कुछ सिद्धांतों पर आधारित जो है उनका प्रबंध होता है, यानी प्रबंध करते समय वो सिद्धांतों को उपयोग में लाते हैं। इसके बाद है नेतृत्व क्षमता। क्योंकि प्रबंधक एक नेता के रूप में कार्य करता है, इसलिए उसमें नेतृत्व क्षमता होना बहुत ही आवश्यक होता है। फिर है निर्णय लेना, यानी क्योंकि वो नेतृत्व है, नेता है, इसलिए उसको कार्य से संबंधित समय समय पर निर्णय लेने होते हैं, तो उसमें निर्णय क्षमता होना बहुत जरूरी है कि वो सही प्रकार से निर्णय ले सके। इसके बाद है अधिकारों का प्रत्यायोजन। देखिए, जो अपन प्रबंधक लेवल देख रहे हैं वो सबसे ऊपर फर्स्ट लेवल का प्रबंधक है, फिर उसके नीचे सेकंड लेवल का प्रबंधक है, फिर उसके नीचे थर्ड लेवल का प्रबंधक है, फिर उसके नीचे जो है कर्मचारी है। तो ये जो पद हैं, इन पदों में अधिकारों का प्रत्यायोजन यानी अधिकारों को बांटा जाता है। प्रत्यायोजन का मतलब होता है बांटना। अधिकारों को बांटा जाता है, यानी अगर प्रथम लेवल का प्रबंधक अपने किसी कार्य को सेकंड लेवल के प्रबंधक को देता है तो वो कुछ अधिकार भी देता है उसे कार्य करने के लिए। फिर जब सेकंड थर्ड को देता है तो वो अपने अधिकार देता है। फिर जब थर्ड कर्मचारी को देता है तो वो अपने कुछ अधिकार अपने अधीनस्थ को देता है। तो अधिकारों को बांटा भी जाता है इसमें। इसके बाद है वातावरण से प्रभावित। कंपनी में दो प्रकार के वातावरण होते हैं, एक कंपनी के अंदर का वातावरण, एक कंपनी के बाहर का वातावरण। कंपनी के अंदर के वातावरण का मतलब है अधिकारी अधीनस्थों के संबंध कैसे हैं, काम करने की जो जगह है वो कैसी है, उनको सारी फैसिलिटीज मिल रही है या नहीं मिल रही है, यानी कार्य वातावरण अच्छा है या नहीं। दूसरा होता है कंपनी के बाहर का वातावरण यानी बाह्य वातावरण। बाह्य वातावरण का मतलब ये है कि जैसे ग्राहक क्या चाहता है, आपके जो पूर्तिकर्ता जो कच्चा माल सप्लाई करते हैं वो क्या चाहते हैं, सरकार क्या चाहती है व्यवसायों से, तो ये सारे लोग जो होते हैं ये संस्था के बाहर के वातावरण होते हैं। इसलिए जो संस्था का वातावरण होता है, वातावरण जो होता है वो दोनों प्रकार के वातावरण व्यवसायों को प्रभावित करते हैं, यानी वातावरण से व्यवसाय प्रभावित होता है, चाहे वो अंदर का वातावरण हो चाहे संस्था के बाहर का वातावरण हो। इसके बाद है समन्वय की प्रक्रिया। जो प्रबंधक होते हैं वो मानवीय और भौतिक संसाधनों में इस प्रकार से समन्वय स्थापित करते हैं जिससे कि उनको निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाए। इसके बाद है संसाधनों का प्रभावी उत्पादकता। जो भी संसाधन है, चाहे वो कच्चा माल है, चाहे पूंजी है, चाहे मशीन है, उनका इतना अच्छे से अच्छा उपयोग ये करने का कार्य सुनिश्चित करते हैं जिससे कि जो भी आपके संसाधन है उनका अच्छे से अच्छा उपयोग हो सके, वो संसाधन वेस्ट नहीं हो। इसके बाद है आपके सार्वभौमिक क्रिया। देखिए, प्रबंध की क्रिया चाहे सामाजिक एरिया में हो, चाहे राजनीतिक एरिया में हो, चाहे स्कूलों में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे वो कंपनियों में हो, प्रबंध जो होता है वो सभी जगह एक जैसा होता है। इसलिए ये कहा गया है कि प्रबंध सार्वभौमिक क्रिया है, यानी सभी जगह काम में आने वाली क्रिया है। इसके बाद है अदृश्य शक्ति। अब अदृश्य शक्ति का मतलब होता है जो दिखाई न दे। प्रबंध का कार्य जो है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन जब प्रबंध का रिजल्ट आता है, जैसे मैंने कहा कि हमने एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की, तो पार्टी ऑर्गेनाइज की तब तक उसका रिजल्ट जब तक नहीं आएगा, जब तक उसका हम ये नहीं कह सकते कि पार्टी बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज हुई थी या पार्टी खराब ऑर्गेनाइज हुई थी। जब पार्टी खत्म हो जाएगी तो खत्म होने के बाद हमको ये पता चलेगा कि पार्टी बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज हुई। अगर पार्टी बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज हुई इसका मतलब प्रबंध अच्छा था, हमने मैनेजमेंट अच्छा किया, और अगर पार्टी अच्छी नहीं हुई इसका मतलब हमारा मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। तो ये एक दृश्य शक्ति है जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब प्रबंध का कार्य पूरा हो जाता है तो उसका परिणाम जो होता है उससे ये पता चलता है कि जो प्रबंध था वो अच्छा था या बुरा। इसके बाद आते हैं इसके कुछ उद्देश्य। अब इनमें जो उद्देश्य हैं उनमें पहला उद्देश्य है प्राथमिक उद्देश्य, यानी जिस कार्य को करने के लिए कंपनी का निर्माण किया गया है वो उद्देश्य प्राथमिक उद्देश्य कहलाते हैं। इसके बाद दूसरे होते हैं सहायक उद्देश्य। सहायक उद्देश्य जो होते हैं वो प्राथमिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहायक होते हैं, वो सहायक उद्देश्य कहलाते हैं। फिर होते हैं व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य जो होते हैं कंपनी के मानवीय संसाधनों से संबंधित होते हैं। और फिर होते हैं सामाजिक उद्देश्य। तो हम ये देखेंगे प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यानी संस्था को किस लिए बनाया गया है, उसकी जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या क्या है।
तो नंबर 1 कंपनी का जो निर्माण किया गया है उसका प्राथमिक उद्देश्य है उचित लागत पर उत्पादन करना, यानी जो भी वस्तुएं वो बना रही है उसकी लागत उचित होनी चाहिए। फिर उस उचित मूल्य पर वस्तुओं के उत्पादन के बाद उचित मूल्य पर उनको बेचना, यानी मार्केट में बिक्री के लिए जो है उनका उचित मूल्य होना चाहिए। इसके बाद है तीसरा उचित पारिश्रमिक। उचित पारिश्रमिक का मतलब है जो भी लोग उस काम को पूरा करने में सहायता कर रहे हैं उन सभी को जो है वो उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। जैसे कि जो पूंजी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है तो पूंजी का पारिश्रमिक होता है लाभ, तो उचित लाभ मिलने चाहिए। जो कच्चा माल है उसका पारिश्रमिक होता है कि कच्चे माल का अच्छे से अच्छा उपयोग होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। फिर श्रमिक का पारिश्रमिक होता है कि उसने जितना काम किया उसको उतना पारिश्रमिक मिलना चाहिए। तो ये हर संसाधन को उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। उसके बाद है लाभ अर्जन करना। कोई भी कंपनी अगर किसी भी कार्य को करती है तो उसका जो मेन उद्देश्य होता है वो उद्देश्य ही लाभार्जन होता है। ये तो चारों थे आपके प्राथमिक उद्देश्य। अब है इनकी सहायता के लिए सहायक उद्देश्य, यानी जो प्राथमिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए काम लिए जाते हैं वो सहायक उद्देश्य कहलाते हैं। इनमें पहला है गुणवत्ता उत्पन्न करना, यानी चीजें तो उचित लागत पर बनाई जा रही हैं लेकिन उनकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, यानी उनमें गुणवत्ता होनी चाहिए, क्वालिटी वाइज चीजें होनी चाहिए। फिर यथा समय और स्थान पर उनका उपयोग। फिर जो चीजें बनाई जा रही हैं उनको उचित मूल्य पर तो उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन जिस समय ग्राहक की आवश्यकता है और जिस स्थान पर ग्राहक की आवश्यकता है उन वस्तुओं को वहां पर पहुंचाया जाना चाहिए। इसके बाद है उपयोग में सामंजस्य, यानी जहां पर भी जिस चीज का उपयोग हो रहा है उनमें सामंजस्य बिठा करके कार्य किया जाना चाहिए जिससे कि कंपनी का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। इसके बाद आपके थर्ड जो है वो है व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य जो होता है वो अलग अलग व्यक्तियों से संबंधित है जो कंपनी से जुड़े हुए हैं। जैसे कंपनी का मालिक जो पैसे लगाता है, पूंजी लगाता है, उसको क्या चाहिए, उसको अपनी पूंजी पर लाभ चाहिए अच्छे से। कंपनी में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वो क्या चाहते हैं कि उनको अच्छे से अच्छा पारिश्रमिक मिले। कंपनी से बाहर जो ग्राहक हैं वो ये चाहते हैं कि कंपनी उनको बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट की चीजें जो है कम कीमत पर उपलब्ध करवाए। जब सरकार है, सरकार क्या चाहती है कि जो कंपनी है वो उनको समय पर टैक्स चुकाए। जो भी बाहर के या अंदर के लोग उनसे जुड़े हुए हैं, यानी व्यक्तिगत उद्देश्य जो है पर्सनल व्यक्तियों से संबंधित है, वो कंपनियों से जो अपेक्षाएं रखते हैं कंपनी उन उद्देश्यों को पूरा करे। ऐसे ही लास्ट है सामाजिक उद्देश्य। देखिए कंपनी जो होती है वो सभी संसाधन समाज से प्राप्त करती है, चाहे वो कच्चा माल हो, चाहे पूंजी हो, चाहे मशीन हो, चाहे श्रमिक हो, ये सारे ही लोग जो हैं वो आपके समाज से ही आते हैं। इसलिए जो समाज है वो ये चाहता है कि कंपनी अगर समाज से जो है वो सारे संसाधन ले रही है तो वो उनका अच्छा से अच्छा उपयोग करके और समाज को वापस प्रदान करे। ये जो है संस्था का सामाजिक उद्देश्य है। आज आपका जो टॉपिक है फर्स्ट लेसन का, जिसमें मैंने अर्थ विशेषताएं और उद्देश्य कराए हैं, इसके अगले टॉपिक को हम अगले उसमें करेंगे।